नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हमने विषय हिंदी व्याकरण का भाग शुरू किया था, जिसमें वाक्य के भेद जो अर्थ के दृष्टि से हैं या अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं उसका अध्ययन हमने शुरू किया था, जिसमें हमने 4 वाक्यों का अध्ययन किया था। आज हम उसी के अंतर्गत जो बचे हुए 4 वाक्य के भेद जो थे उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जो है इच्छार्थक वाक्य, 5वां जो है, चौथे हमने देखा था पिछली तासिका में ही। तो आज हम इच्छार्थक वाक्य देखेंगे, उसके बाद 6वां, 7वां और 8वां, और उसके बाद स्वाध्याय आपके सामने रखूँगा, उसको आपको पूरा करना है। तो देखिए, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में देखिए, जिन वाक्यों में क्या है, इच्छा, मनोकामना, मन की इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है जिस वाक्यों से, जिस वाक्यों में उसकी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, ऐसे जो वाक्य हैं उसको कहा जाता है इच्छार्थक वाक्य। तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। इच्छा व्यक्त हुई देखने की, जो लोग हैं वह देखेंगे या उन लोगों को दिखाना चाहिए, इच्छा व्यक्त की है। वो वाक्य पूरा वो बाद में होगा, वो कार्य बाद में होगा, लेकिन इस वाक्य में पहले इच्छा व्यक्त की गई है कि देखने वाले जो लोग हैं वो देखते ही रह जाए, इस प्रकार का काम तुम करो, ऐसा काम तुम करो, मतलब इच्छा व्यक्त हुई है। देखिए वाक्य में मनोकामना, मन की जो कामना है, कभी कभार हमें भी लगता है कि यह हो जाएगा, यह होना चाहिए, मतलब अपेक्षाएं, इच्छाएं जिन वाक्यों में व्यक्त होती हैं उन्हें कहा जाता है इच्छार्थक वाक्य। मानो दीदी आप सदा सुखी रहे, आशीर्वाद दिया गया है। देखिए, मनोकामना व्यक्त की कि आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो, आप खुश रहो, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की गई है, मनोकामना व्यक्त की गई है। वो खुश रहेगी न रहेगी वह बात का सवाल है, आगे का सवाल है, लेकिन आज तो व्यक्त किया है ना अपेक्षा, तो वह महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इसमें भी देखिए प्रभु आपकी कामना पूरी करे, आपकी इच्छा पूरी करे, मतलब जिन वाक्यों में इच्छाएं व्यक्त होती हैं, अपेक्षाएं व्यक्त होती हैं, मनोकामनाएं व्यक्त होती हैं, उन्हें कहा जाता है इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, इच्छार्थक वाक्य में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे देखिए आप 6वां जो वाक्य है उसको हम देखेंगे, संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शंका, वाक्य में कुछ न कुछ बचा हुआ लगता है, वाक्य पूरा लगता नहीं, मतलब उसमें कुछ तो अपूर्णता है वाक्य में, अभी पूरी तरह से उसको हम 100% या कह नहीं सकते कि उसमें कोई शंका नहीं है। वाक्य में थोड़ा सा डरा डरा सा या वाक्य में थोड़ी अपूर्णता हमें लगने लगती है, ऐसे जो वाक्य होते हैं संदेह, संदेह का अर्थ ही शंका यहाँ पर, तो उस वाक्यों को कहेंगे हम संदेहार्थक वाक्य। उदाहरण देखिए यहाँ पर, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए। मिल जाए कहा गया है, देखिए मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं बता सकते, 100% यह वाक्य हमें पूर्ण नहीं लगता। देखिए शंका होती है यहाँ पर, संदेह होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, यह यहाँ पर अपूर्णता रह गई। तो अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए, संदेह व्यक्त हुआ है, शंका, पूरी तरह से मिलेगा यह आज हम नहीं बता सकते, कह नहीं सकते। शायद, दूसरा वाक्य देखिए, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। शायद वाक्य के आगे शायद मतलब कदाचित, मराठीत ज्याला म्हणतो आपण, तो शायद लगाया गया। देखिए पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि गरीब भूख की लाचारी से ही श्रम करता है, ऐसा नहीं कहा गया। शायद लगाने में से उस वाक्य में संदेह निर्माण हुआ, शंका निर्माण हुई, पूरी तरह से वह 100% वाक्य सही नहीं लगता।
तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, संदेह व्यक्त होता है जिन वाक्यों में शंकाएं होती हैं, उन वाक्यों को हम कहेंगे यहाँ पर संदेहार्थक वाक्य। यहाँ पर शायद लगने में से उस वाक्य में क्या हुआ, संदेह निर्माण हुआ, संदेहता रह गई। मानू के ससुराल वाले चीक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब देखिए भविष्यकाल का वाक्य डाला गया कि कर रहे होंगे। मानू के ससुराल वाले चीक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कर रहे होंगे शायद होगा, कल्पना की गई है यहाँ पर। वह क्रिया पूरी अभी नहीं हुई है लेकिन अंदाज़ा लगाया गया यहाँ पर। मतलब जिस वाक्यों में संदेह हो जाएगा उन वाक्यों को हम कहेंगे संदेहार्थक वाक्य। समझ लीजिएगा क्योंकि आपको आगे इसका स्वाध्याय पूरा करना है। तो देखिए 5वां देखा हमने इच्छार्थक वाक्य, 6ठा देखा हमने संदेहार्थक वाक्य। अब 7वां देखेंगे यहाँ पर संकेतार्थक वाक्य। अब संकेतार्थक वाक्य यानी क्या देखिए, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए संकेत का अर्थ है दिशा निर्देश, मतलब दूसरे की ओर संकेत करना या दूसरों की ओर इशारा करना, संकेत का अर्थ ही है। देखिए तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, वाक्य पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि संकेत या दिशा या जिसकी ओर निर्देश किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा संकेतार्थक वाक्य या उसे ही दूसरा वाक्य है संकेतवाचक। अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करोगे। देखिए संकेत क्या है, गायीनं दूध नहीं दिलं तर काय करायचं, संकेत। यहाँ पर इशारा किया गाय की ओर। यहाँ पर अगर मगर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ज़्यादातर ऐसे वाक्यों में आता है। मतलब गाय की ओर इशारा किया गया है, दूध नहीं देगी तो क्या करोगे, इस प्रकार यहाँ पर संकेतार्थक वाक्य हो सकता है। चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। अब दूसरी की ओर इशारा किया, देखिए चुपचाप पड़ा रहूँगा मैं, तो जो मिलने वाले हैं वो मुझे तंग नहीं करेंगे, मिलने आने वाले के लिए। मतलब मिलने वालों की तरफ इशारा किया गया, संकेत किया गया कि वह आकर परेशान करेंगे, इसके बेहतर है कि सो जाए। तो उनकी ओर, मतलब जिन वाक्यों में किसी की ओर इशारा किया जाता है या किसी की ओर इशारा कर बताया जाता है कि ये आने वाला है, ये होने वाला है और इससे मुझे परेशानी होगी, ऐसे जो वाक्य होते हैं इसको कहा जाता है संकेतार्थक वाक्य। अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दोगी। देखिए दूसरे को कहा गया तू चांगलं काम करशील तर तुला हे मिळेल, इस प्रकार का वो वाक्य। अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। इशारा किया गया, संकेत किया गया है कि तुम अच्छा काम करो और ये ले लो, इस प्रकार। तो यह हुआ संकेतार्थक वाक्य। आसान है, उदाहरण छुड़ाते समय आपको समझ में आ सकता है। और आखिरी जो है वो देखिए विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखिए विस्मय का अर्थ ही आश्चर्य। जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य होता है, जिन वाक्यों से हमें आनंद होता है, आनंद भी देखिए कभी कभार हम आश्चर्य के साथ उसको स्वीकारते हैं। घृणा का अर्थ है तिरस्कार। शोक यानी दुख, मतलब जिन वाक्यों में मनुष्य जीवन के जो भाव हैं, भावनाएं जो हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वह होते हैं यहाँ पर विस्मयार्थक वाक्य। समझ लीजिएगा, मतलब जिन वाक्यों में से भेद मन की भावनाएं बाहर आती हैं, फिर वो दुख है, क्रोध है, घृणा है, तिरस्कार है, मतलब बहुत सारे जो हैं वह जब जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से बाहर आते हैं उनको हम करेंगे विस्मयार्थक वाक्य। समझ लीजिएगा। अब देखिए अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। अच्छा का देखिए यहाँ पर आनंद व्यक्त हुआ। उद्गारवाचक चिन्ह ज़रा यहाँ पर आ सकते हैं पर हर वाक्य में आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, यहाँ पर देखिए आह आनंद व्यक्त हुआ, हमने बहाना सोच लिया। और तीसरा वाक्य देखिए वाह कैसी सुगंध है,
मतलब देखिए, मन की भावनाएं जिन शब्दों द्वारा, जिन वाक्यों द्वारा व्यक्त होती हैं, ऐसे जो वाक्य हैं उन्हें कहा जाएगा विस्मयार्थक वाक्य। आश्चर्य, क्रोध, घृणा, ये जो जिन शब्दों द्वारा, जिन वाक्यों द्वारा बाहर आएंगे उन्हें हमें कहना है विस्मयार्थक वाक्य। ठीक है, तो आज हमने देखा पिछली तासिका में 4 वाक्यों का अर्थ समझा और इस तासिका में हमने 4 वाक्यों का अध्ययन किया। अब इन 8 वाक्यों पर आपको स्वाध्याय दिया जाएगा, मतलब वाक्य आपको पहचानने हैं। वाक्य कौन सा है यहाँ पर मैंने इसमें भी डाला है, व्हाट्सएप पर भी आपको छोड़ दूंगा। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। इस प्रकार वाक्य हैं, आज मेरे घर सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। यह मैं एक छोड़ा कर बता देता हूँ आपको। विधानार्थक वाक्य है, मतलब मेरे घर में क्या हुआ इसका विधान मैंने किया है, इसलिए वह विधानार्थक वाक्य हुआ। आगे के जो 2 वाक्य हैं आपको छुड़ाने हैं, अगले पन्ने पर भी हैं। 10 वाक्य मैंने दिए हैं, उन 10 वाक्यों को आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों का अलगाव करना है या वाक्य पहचानने हैं। अगली तासिका में हम रचना के आधार पर जो 3 वाक्य हैं उस वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।